नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है उसने कहा, जिसके राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुले। पिछले वीडियोज में इस पाठ की पूरी पृष्ठभूमि, पूरी कहानी, पूरी कथा मैंने आपको समझा दी थी। अपना शीर्षक है उसने कहा था। अब यहाँ एक प्रश्न आएगा आपके मन में, कल मैंने क्लियर कर दिया था किसने कहा था और क्या कहा था। किसने कहा था, चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। या दो प्रश्न आ रहे हैं कि साहब उसने कहा तो था लेकिन किसने कहा था और क्या कहा था, दो प्रश्न हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस पाठ का नायक है लहना सिंह। ये एक बच्चा है और एक लड़की है जिसका नाम है होरा। लड़की का क्या नाम है, होरा। 8 साल की बच्ची है, ये 13 साल का है, ये 8 साल की है, मतलब दोनों बच्चे हैं। तो ये जब बड़ी हो जाती है तो इसकी शादी होती है सूबेदार से। किससे होती है, आर्मी में सूबेदार था अंग्रेजों के समय, उस सूबेदार से इसकी शादी होती है और ये आर्मी में भर्ती हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, तो ये युद्ध करने के लिए जाता है। तो ये इसका जो सूबेदार था, इसका पति, उससे इसकी बात होती है। तो ये लहना सिंह को सूबेदार कहता है कि भाई ऐसा करो, तुम मेरे घर पर आ जाओ, फिर अपन लाम पर चलेंगे, हम युद्ध करने चलेंगे। कौन कहता है, होरा का पति जो सूबेदार था वो किसको कहता है, लहना सिंह को, कि तुम मेरे घर आ जाओ, रास्ता इधर से ही है और फिर हम लाम पर चलेंगे, युद्ध में चलेंगे। तो साहब ये उसके घर जाता है। तो सूबेदार और उसका बेटा दोनों फौज में थे, आर्मी में थे। सूबेदार और उसका बेटा दोनों फौज में थे। ये लहना सिंह होरा के घर जाता है। इसको पता नहीं कि ये होरा का घर है, मेरी प्रेमिका का घर है, और वहाँ जाकर बात करते, जाने की तैयारी करने लगते। लेकिन होरा इसको पहचान जाती है, किसको, लहना सिंह को, कि मैं पहले इससे मिल चुकी हूँ, ये प्रेम करता था मेरे से। लहना सिंह इससे प्रेम करता था, ये नहीं करती थी इससे। तो जब वो जाने की तैयारी करने लगते हैं तो सूबेदारनी सूबेदार को कहती है, अपने पति को कहती है कि भाई वो जो आए हैं, 1 मिनट में उनसे बात करना चाहती हूँ, मैं उनसे परिचित हूँ पूर्व। वो जाता है लहना सिंह होरा के पास। तो होरा कहती है कि एक बार तुमने मेरे को बचाया था, जब ये बच्चे थे और चंडीगढ़ में मिले थे। तो ये जो लड़की थी ना होरा, ये तांगे के नीचे आने वाली थी, जाते हो ना तांगा, घोड़ा गाड़ी, उसके नीचे आने वाली थी ये लड़की। तो ये लड़की उसके नीचे आने वाली थी, तो लहना सिंह ने इसको हाथ से पकड़कर एक तरफ किया था ताकि वो तांगे के नीचे न आए, कि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति और पुत्र तुम्हारे साथ युद्ध में जा रहे हैं, तो तुम उनकी, इन दोनों की भी रक्षा करना। ये बात किसने कही, होरा ने कही। किससे कही, क्या कहा, कि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरे प्राण बचाए थे, तो जैसे तुमने मेरे प्राण बचाए वैसे ही तुम मेरे पति और पुत्र की भी युद्ध में रक्षा करना। युद्ध में चले जाते हैं फ्रांस, हिंदुस्तान से, पंजाब से, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे यहाँ। तो ये युद्ध करने जाते हैं, तो ये घायल हो जाता है, ये घायल हो जाता है। इधर इसके होरा का पति और पुत्र भी घायल हो जाता है। ज़्यादा घायल ये हुआ था, उपचार की जरूरत किसको थी ज़्यादा, लहना सिंह को। लेकिन लहना सिंह सूबेदारनी के पति और पुत्र को, जो घायलों को ले जाने के लिए गाड़ी आई थी, उसमें बिठाकर रवाना कर देता है। और ये अपने साथी के गोद में सिर रखकर लेटा रहता है, उसको बातें याद आती रहती हैं। जाते हुए जब वो गाड़ी जा रही थी घायलों की, इसके होरा के पति और पुत्र जब जा रहे थे उस गाड़ी में, तब वो कहता है, लहना सिंह सूबेदार को कहता है कि सूबेदार जी आप घर जाओगे तो सूबेदारनी को मेरा माथा टेकना कहना, पंजाबी में बोलते हैं ऐसे ही, मेरा माथा टेकना सूबेदारनी के आगे, और सूबेदारनी से कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। क्या कहा था उसने, कि तुम युद्ध में मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, जो मैंने कर दी है।
वो गाड़ी चली जाती है उधर अपने साथी की गोद में, इसका सिर था, ये पानी मांगता रहता है, पीता रहता है और अंत में इसके प्राण निकल जाते हैं, ये मर जाता है। उसने कहा था यदि ये चाहता, आवश्यकता इसको थी उस गाड़ी में जाने की, ज्यादा घायल लहना सिंह था न कि सूबेदार और उसका बेटा, लेकिन लहना सिंह की प्रेमिका ने कहा था, होरा ने कहा था, इसलिए उसके कहे हुए को वो पूरा करता है। शायद शीर्षक समझ में आ गया होगा, उसने कहा था, किसने कहा था और क्या कहा था, क्लियर हो गई होगी बात। पाठ परिचय देख लो। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। उस प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। उस प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में उस कहानी, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की जो परिस्थितियां बनी, उस पृष्ठभूमि में लिखी हुई एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक, मर्म को छू लेने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानी है साहब। वरना कौन किसके कहने पर अपने प्राण देता है? लोग प्राण लेने की सोचते हैं, देने की कोई नहीं सोचता है। जिसका कथानक क्या है इस कहानी में? प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बना गया। इसमें प्रेम है साहब भरपूर, इसमें त्याग है और कर्तव्य निष्ठा है। त्याग किसका है? लहना सिंह का। अमृतसर के बाजार का दृश्य है प्रारंभ में। अमृतसर उत्तर भारत का, पंजाब का एक शहर है, बड़ा शहर है आज। तो अमृतसर के बाजार के दृश्य से इस पाठ की शुरुआत होती है। बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, बालक बालिका का, लड़के लड़की का। कौन है वो लड़का और लड़की? लहना सिंह और होरा, इनका प्रेम है। कैसा प्रेम? निश्चल। दो शब्द होते हैं बच्चों, एक तो होता है निश्चल और एक होता है निश्चल। समझ गए? कौन सी संधि है? 10th में पढ़ी होगी आपने संधियां। स्वर संधि है, विच्छेद करेंगे तो ये नी के आगे विसर्ग आ जाएगा और चल आ जाएगा, शय का लोप हो जाएगा। शय का लोप होगा तभी विसर्ग का आगम होगा। निश्चल और निश्चल में क्या अंतर है? पर्वत निश्चल होते हैं, चल जो चले नहीं, स्थिर हो, वो तो निश्चल होता है। और निश्चल, उपसर्ग भी होता है निश, निर का मतलब क्या होता है? रहित, जो छल से रहित हो, जो चलने से रहित हो। तो निश्चल प्रेम था इनके प्रेम में, इस बालक बालिका के प्रेम में कोई छल कपट नहीं था, सहज प्रेम था। वो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेम कौन किससे करता था? होरा इससे करती थी, लहना सिंह होरा से करता था। लड़की, ये सरदार था, बच्चे ही थे दोनों, 8 और 13 वर्ष के। सच्चा प्रेम तो यहीं से होता है। क्यों रे? अरे मैं तो पूछ रहा हूं, पाठ के आधार पर है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका, निश्चल प्रेम, बालक बालिका का बाल सुलभ, बच्चों वाला निश्चल प्रेम। महायुद्ध का वातावरण, विश्व युद्ध का माहौल था, विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण था। और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग, और लहना सिंह साहब उसमें अपना आत्मोत्सर्ग कर देता है। आत्म यानी खुद का उत्सर्ग यानी बलिदान कर देता है, अपना बलिदान दे देता है केवल प्रेम के चक्कर में। तो इस कहानी के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है, यानी एक मनोवैज्ञानिकता के साथ ये बाल मनोवैज्ञानिकता के बारे में बताती है ये कहानी। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है। ये जो कहानी है ये प्रारंभिक चहल पहल से, भाई प्रेम की शुरुआत कैसी होती है? छेड़खानी से ही होती है। इसने ये ले लिया, उसने वो कर दिया, उसने बैग उठा दिया, फेंक दिया, उसने बुक फाड़ दी, यहीं से शुरुआत होती। फिल्में देखते हो गया,
जब हीरो हीरो में, नायक नायिका में प्रेम होता है, उससे पहले टकराते जरूर है एक दूसरे के, तू तुम्हें मोर होती है क्या फिल्मों में रे? तो ये प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई, क्योंकि प्रेम और कर्तव्य का रास्ता बहुत विकट है, बहुत कठिन है। प्रेम के मार्ग को पर चलना बहुत कठिन मार्ग है प्रेम का। कहने सुनने में आसान हो वो एक अलग बात है, वरना बहुत कठिन मार्ग है प्रेम का। मृत्यु सैया पर समाप्त होती है, मृत्यु सैया पर लेट जाता है कौन? रहना चाहिए, मतलब मृत्यु हो ही जाती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं है, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। यानी प्रेम के कारण ये उत्सर्ग तो है ही, लेकिन इसमें कर्तव्य की भावना भी है कि भाई उसने अपने अधिकारी को बचा लिया। आंचलिक शब्दों के साथ, आंचलिक शब्द, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है बच्चों इस कहानी में। कौन से शब्दों का? ग्रामीण शब्दों का। यथार्थ वर्णन में उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। ये पक्की बात है, ये कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। खूब इस कहानी को पढ़ा जाता है। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के, एक बात और बता दूं मैं इसको शुरू करने से पहले, ये फिल्में तो देखते ही होंगे आप कभी कभी, या नहीं देखते? लॉकडाउन में तो खूब देखी होंगी, क्योंकि फिल्में ही टाइम पास का सहारा थी। तो कई फिल्मों में क्या होता है, फ्लैशबैक से शुरुआत होती है कि पीछे की कोई घटना, फिल्म की शुरुआत। वही बात यहाँ पर है। लहना सिंह युद्ध में घायल पड़ा है, मृत्यु की उसके निकट मंडरा रही है, उस समय उसको ये बातें याद आ रही हैं। थोड़ा सा उस समय उसको ये सारी घटनाएं याद आ रही हैं बचपन की। ठीक है। अमृतसर, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले, घोड़ा गाड़ी वाले, इक्का घोड़े को बोलते हैं, इक्का गाड़ी वाले, घोड़ा गाड़ी वालों की जबान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, जिनकी जबान के कोड़ों से, जिनकी जबान ही कोड़ों को काम करती है। जबान ही, भाई कोड़ा जानते हो, लकड़ी का, इसका कपड़े का बना होता है और कोड़ा मारते हैं, तो जिनकी जबान ही कोड़ों का काम करती है, जबान काफ़ी कटु है और कान पक गए हैं उनकी आवाज़, उनकी जबान सुनते सुनते। उनसे हमारी प्रार्थना है कि भाई जो टांगे वालों की कठोर आवाज़ सुनते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मलहम लगाओ। वो अमृतसर में बम्बू काट वाले जो लोग हैं उनकी बोली का मलहम लगाएं। वहाँ के अमृतसर के जो घोड़ा गाड़ी वाले, इक्का तांगे वाले हैं, उनकी बोली का मरहम लगाएं। यानी जो कोई रिक्शे वालों की कठोर आवाज़ सुन चुका हो, घोड़ा गाड़ी वालों की, वो किनकी आवाज़ सुने? अमृतसर में जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी जबान का मरहम लगावें। कहने का मतलब है उनकी जबान बहुत मीठी है, यानी वो गाली भी देते हैं, कटु बात भी कहते हैं तो बहुत मिठास के साथ कहते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, सुनकर मजा आता है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर, बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, घोड़े की पीठ पर चाबुक मारते हुए, बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक मारते हुए कभी राह चलते पैदलों की आँख के न होने पर तरस खाते हैं। कह देते हैं ना, हम भी जाते हैं तो कोई रास्ते में चल रहा है, गाड़ी के सामने आ गए तो हम भी कह देते हैं अरे अंधा है क्या, दिखता नहीं है। वही बात है, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं कि भाई तेरी आँख नहीं है क्या, साइड में चल एक तरफ। और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। कभी वो राह चलते के आदमी के अंगुलियों के जो पोर होते हैं, आगे का जो हिस्सा होता है, उसको दबाते हुए चीरते हुए चले जाते हैं तांगे वाले या लोग, और अपने को ही सताया हुआ बताते हैं तांगे वाले कि भाई हमको जाने आने नहीं देते। रोड पर भी लोग चलते हैं और संसार भर की ग्लानि, मानो संपूर्ण संसार की, पूरे संसार की जो ग्लानि है वो निराशा और क्षोभ, दुख के अवतार बने हुए हैं वो लोग। नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के, जानते हो क्या लड्डी? एक तो लड्डा होता है जिसके ऊँट जुटता है और एक छोटा होता है लड्डी। लड्डी वालों के लिए ठहर कर, लड्डी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर
उमड़ा कर, उमड़ा कर क्या आवाज लगाते हैं वो घोड़े गाड़ी वाले, बचो खालसा जी। आजकल तो हॉर्न आ गए, अब रिक्शे तांगों में तो कोई हॉर्न होता नहीं था, वो जबानी हॉर्न होती थी, वो आवाज लगाते थे रिक्शा चलाता हुआ, तांगे चलाते हुए, बचो खालसा जी। खालसा जो पंजाबी सरदार होते हैं उनमें होते हैं, कभी तो ये कहते बचो खालसा जी, कभी कहते हटो भाई जी। देखो जी लगा रहे हैं हर जगह, कितनी सुंदर आवाज है, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह बादशाह कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्नों और खोमचों और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं, भारे वाले भाड़े वाले, भारे वाले भाड़े वाले के उनके बीच में से अपना रास्ता बनाते हैं, राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। और अमृतसर के लोग भी साहब ऐसे हैं कि जी और साहब सुने बिना तो हटते ही नहीं है रास्ते से। जब उनको जी और साहब बोला जाता है, मीठी आवाज में जब उनको बोला जाता है, तब वो रास्ता देते हैं। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, वो भी बोलते हैं, वो रिक्शे वाले तांगे वाले कड़वी बात भी कहते हैं, लेकिन कड़वी बात भी बहुत मीठे अंदाज में कहते हैं। जैसे कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी, चितौनी चेतावनी देने पर भी, वो तांगे वाले रिक्शे वाले तांगे वाले जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी वाले, और कोई बुढ़िया रास्ते पर जा रही है, उसको चेतावनी दे दिया, चेतावनी दे दी कि माई हट जा, और फिर भी वो यदि नहीं हटती है, यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, रास्ते से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। क्या क्या वचन बोलते हैं वो, उनकी वचनावली के, उनके बातों के ये नमूने हैं। क्या नमूने हैं बच्चों? हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हे जीने जोगिए, हे कर्मा वाली, कर्मा वाली, अच्छे भाग्यों वाली, अच्छे कर्मों वाली, हट जा कुत्ता प्यारी, हे अपने बेटों को प्यारी, तू हट जा, बच जा लंबी उम्र वाली, हे लंबी उम्र वाली, तू हट जा। बुढ़िया को भी ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारते थे ताकि वो भी लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर उनको रास्ता दे दे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।